हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी अच्छे से हैं। आज का जो हमारा क्लास है स्टूडेंट्स, वो होने वाला है फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का। हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशंस पढ़ लिए एंड बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशंस में हम लोगों ने हर एक प्रेपोजिशन का यूज़, किस तरह की पोजीशन, किस तरह का टाइम वो शो करता है, हम लोग वो पढ़ चुके हैं, राइट? आप में से कोई भी ऐसा है जिसने पार्ट 1 ऑफ प्रेपोजिशंस, दैट इज बेसिक्स ऑफ प्रेपोजिशंस, अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर वो वीडियो देखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट्स हम लोगों ने क्लियर किए हैं वहाँ पर ग्रामर के। ठीक है, अब आते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन पे। बट उससे पहले आप में से कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है गाइस, हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। सभी की सभी प्ले लिस्ट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है फॉर द स्टूडेंट्स, जस्ट अ सर्वे फॉर ऑनलाइन स्टडीज़। ठीक है, ऑनलाइन स्टडीज़ का एक सर्वे है, उस लिंक पर जाइए, अपने व्यूज़ दीजिए, उस सर्वे को कंप्लीट कीजिए। आपके ओपिनियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो ज़रूर उस लिंक पर जाके उस सर्वे को कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। अब ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस क्या है? प्रेपोजिशंस तो हम लोगों ने पढ़े हैं, अब फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। फिक्स्ड प्रेपोजिशंस क्या होते हैं गाइस? कुछ वर्ब्स, कुछ क्रिया यानी कि वर्ब्स, आप लोगों को पता होगा अब तक वर्ब्स क्या होते हैं, नहीं पता तो वर्ब्स का वीडियो ज़रूर देखिएगा। वर्ब्स के साथ कुछ प्रेपोजिशंस ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं। देयर आर सर्टेन वर्ब्स which take a fixed preposition after them। ठीक है, कुछ वर्ब्स के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस लगती हैं, उन्हें ही हम लोग कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। ठीक है, बहुत बार सेंटेंस हम लोगों को रीड करने में सही लगता है, लेकिन उस वर्ब के साथ वो प्रेपोजिशन का यूजेज बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब इन केस में हो सकता है ये प्रेपोजिशंस किसी तरह की पोजीशन ना शो कर रही हो, उस वर्ब के साथ ही उसका मीनिंग शो कर रही हो, तो इन्हें ही हम लोग कहते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझसे क्वेश्चन ये रहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड प्रेपोजिशंस एंड फ्रेजल वर्ब्स, क्योंकि फिक्स्ड प्रेपोजिशंस क्या होते हैं बेटा? एक वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन लगाया जाता है, राइट? फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? एक वर्ब के बाद एक प्रेपोजिशन ही लगाया जाता है। तो हमारा पूछने का मतलब ये है कि फिक्स प्रेपोजिशंस और फ्रेजल वर्ब्स में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, फिक्स प्रेपोजिशंस हम लोग जब भी यूज़ करते हैं ना, उसमें उस वर्ब का मीनिंग चेंज नहीं होता। अगर मैं एग्री विद बोल रही हूँ तो एग्री करने का मतलब क्या होता है? सहमति देना। ठीक है, हाँ में हाँ मिलाना, आप एग्री कर रहे हो। एग्री विद का मतलब एग्री करना ही होता है। ठीक है, उस वर्ब का मीनिंग कभी भी चेंज नहीं होता जब हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस की बात करते हैं, बस उसके साथ एक प्रेपोजिशन हमेशा फिक्स रहता है और एक फिक्स मीनिंग एक्सप्लेन करता है। ठीक है, लेकिन जब हम फ्रेजल वर्ब्स की बात करते हैं, वो भी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन लगाया जाता है, लेकिन उस केस में उस वर्ब की मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, उस वर्ब की मीनिंग चेंज हो जाती है, उसके मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, उन्हें हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसे हम लोग ईडियम्स, फ्रेजेस पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है गाइस, तो हमारे लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशंस पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब ध्यान से सुनिए, हम लोगों को एग्जाम में एरर स्पॉटिंग पूछा जाता है, हम लोगों को एग्जाम में सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है, हम लोगों को एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, राइट? अब उन सब के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरर स्पॉटिंग की बात की जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जाए या फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जाए, फिक्स्ड प्रेपोजिशन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर हम लोग एग्जाम्स की बात करें, मैं सिर्फ बैंक एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, इवन एसएससी, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है, तो उसके लिए फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इवन द होल टॉपिक प्रेपोजिशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन हम लोग सभी डिफरेंट फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का मीनिंग समझेंगे विद एग्जाम्पल्स। आप लोग ध्यान से मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम लोग समझेंगे द मीनिंग ऑफ एक्यूज ऑफ एंड एक्यूज बाय। एक्यूज एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग ऑफ भी लगाते हैं एंड जिसके साथ हम लोग बाय भी लगाते हैं। दीज आर द टू फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जो हम लोग एक्यूज के साथ यूज करते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है जब हम इसके साथ ऑफ लगाएं या हम इसके साथ बाय लगाएं? जब भी एक्यूज ऑफ यूज किया जाता है, एक्यूज का मतलब क्या होता है? एक्यूज का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम करना। ठीक है, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, ब्लेम लगाना, जिस पर ब्लेम लगा है उसे हम लोग एक्यूज्ड बोलते हैं। किसी भी चीज़ का चार्ज है किसी पर। ठीक है, एक्यूज ऑफ का मीनिंग क्या होता है? टू ब्लेम समवन फॉर अ क्राइम, किसी को किसी क्राइम का दोषी ठहराना, किसी को किसी क्राइम का, किसी पर किसी क्राइम का इल्ज़ाम लगाना, तब हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक्यूज ऑफ।
ठीक है, एक्यूज बाय। अब किसी पर इल्ज़ाम लगा है, लेकिन वो इल्ज़ाम किसने लगाया, बाय हुम, किस पर्सन ने लगाया, उसका आंसर कौन देगा, एक्यूज बाय। तो एक्यूज बाय क्या एक्सप्लेन करता है, टू बी ब्लेम्ड बाय समवन, किसी पर ब्लेम लगाना, एक्यूज ऑफ। ब्लेम किसके द्वारा लगाया गया, किसने वो ब्लेम, किसने वो चार्ज लगाया, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्यूज बाय। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, मेरे साथ साथ रीड करना शुरू कीजिए। आसिफ वॉज एक्यूज्ड डैश थेफ्ट। यहाँ पर हम लोगों को क्या दिया है, थेफ्ट। थेफ्ट क्या है, एक क्राइम, यानी कि आसिफ पर किस चीज़ का इल्ज़ाम लगा है, थेफ्ट का इल्ज़ाम लगा है। इल्ज़ाम लगा है मतलब एक्यूज्ड ऑफ, गेट इट। नाउ रवि इज एक्यूज्ड डैश हिज ब्रदर। रवि पर किसने इल्ज़ाम लगाया, उसके ब्रदर ने, किसके द्वारा, बाय हुम, हिज ब्रदर। तो एक्यूज्ड बाय हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, एक्यूज्ड बाय। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूज ऑफ एंड एक्यूज बाय। ऑलराइट, अब आ जाते हैं सेकेंड वन पे, ब्लाइंड इन एंड ब्लाइंड टू। ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा, हम सभी लोग जानते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन व्हेन वी यूज ब्लाइंड इन और वी यूज ब्लाइंड टू। ब्लाइंड के बाद आप लोग दो फिक्स प्रेपोजिशंस यूज़ करते हो, ब्लाइंड के साथ इसके अलावा कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होती है, ठीक है। ब्लाइंड इन का एक्चुअल मीनिंग वही होता है जो ब्लाइंड का मतलब होता है, यानी कि क्या, अंधा, ठीक है। जो एक्चुअल में ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा होना, लेकिन ब्लाइंड टू का मतलब क्या होता है, जानबूझकर अंधा बन जाना। जानबूझकर अंधा बन जाना मतलब चीज़ों को देखकर भी नज़रअंदाज कर देना। अक्सर आप लोग कुछ गलत होता हुआ देखते हो, ठीक है, अक्सर आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें देखते हो जिसमें डिफेक्ट्स होते हैं, बट आप देखकर भी नज़रअंदाज कर देते हो। तो उस तरह के एक्शन को हम लोग किस फिक्स प्रेपोजिशन से एक्सप्रेस करते हैं, ब्लाइंड टू से, ठीक है। ब्लाइंड इन मतलब अंधा होना, ठीक है। ब्लाइंड टू मतलब देखकर भी नज़रअंदाज करना, मतलब जानबूझकर अंधा बन जाना, गेट इट। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा। हिज सन इज़ ब्लाइंड डैश द राइट आई एंड नीड मेजर सर्जरी। मतलब राइट आई से उनका बेटा अंधा है और उसे मेजर सर्जरी की ज़रूरत है। ब्लाइंड का एग्जैक्ट मीनिंग आप लोगों को समझ में आ रहा है इस सेंटेंस में, तो हम लोग क्या चूज़ करेंगे, ब्लाइंड इन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, वी शुड नॉट बी ब्लाइंड डैश द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। हमें अपनी बच्चों की गलतियों को देखकर भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पर आप लोग क्या यूज़ करेंगे, ब्लाइंड टू। ब्लाइंड टू का मतलब क्या होता है, डिफेक्ट्स को अवॉइड करना, ठीक है, किसी के फॉल्ट्स को अवॉइड करना, देखकर भी नज़रअंदाज करना, वही मतलब होता है ब्लाइंड टू का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे ये फिक्स प्रेपोजिशंस। अब आते हैं थर्ड वन पे, मोस्ट कन्फ्यूजिंग प्रीफिक्स प्रेपोजिशंस। क्यों, क्योंकि हम अग्री के साथ विद भी देखते हैं बहुत सारे सेंटेंसेस में, हम अग्री के साथ टू भी देखते हैं, हम अग्री के साथ ऑन भी देखते हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा प्रेपोजिशन इसके साथ सही है। तो अब हम देखेंगे तीनों ही सही हैं, अग्री के साथ विद भी लगता है, अग्री के साथ टू भी लगता है, अग्री के साथ ऑन भी लगता है, लेकिन इन डिफरेंट कंडीशंस, इन डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। चलिए वन बाय वन समझते हैं। अग्री विद, अग्री विद मतलब आप किसी पर्सन के साथ अग्री कर रहे हो, किसी पर्सन के साथ सहमति दे रहे हो। और एक ट्रिक आप लोगों को बताऊं, जब भी किसी प्रेपोजिशन के साथ किसी वर्ब के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन विद लगी होती है ना, जब भी हम लोग विद लगाते हैं, विद के बाद वाला वर्ड जो है ना वो एक नाउन या प्रोनाउन ही होगा। नाउन या प्रोनाउन एक पर्सन होगा, ठीक है। कौन सा नाउन कौन सा प्रोनाउन, एक पर्सन होगा। विद हम जनरली पर्सन के लिए लगाते हैं, ठीक है गाइस। तो अग्री विद जब आप किसी पर्सन से अग्री कर रहे हो, ठीक है। अग्री टू जब आप किसी के व्यू पर, किसी के एक्शन पर, किसी के ओपिनियन पर अग्री करते हो, किसी के विचार पर, किसी की सोच पर, या किसी ने कोई आपको आइडिया दिया, आप उस पर सहमति दिखाते हो, उस पर अग्री करते हो, उस वक्त आप लोग क्या यूज़ करते हो, अग्री टू, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगा। अग्री ऑन, अग्री ऑन हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब यू हैव शेयर्ड व्यूज़। शेयर्ड व्यूज़ कहने का मतलब क्या है, टू हैव सेम ओपिनियन एज अनदर पर्सन हैव। जब आपके पास, जब किसी सामने वाले का ओपिनियन भी वही है जो आपका ओपिनियन है, ठीक है। आपके आसपास के जो लोग हैं या जिनसे आप कोई भी डिस्कशन कर रहे हो उनका भी सेम ओपिनियन है जो आपका है, उस वक्त आप लोग क्या यूज़ करते हो, अग्री ऑन। ध्यान से सुनिएगा, डिफरेंस क्या है अग्री टू एंड अग्री ऑन में। अग्री टू का मतलब होता है किसी और के ओपिनियन पर एग्री करना, ठीक है। अग्री ऑन का मतलब क्या होता है, सबका ओपिनियन सेम है और सब आपस में सहमति देते हो, सब आपस में एक दूसरे से अग्री कर रहे हो, मतलब सबका ओपिनियन सेम है। ऑलराइट गाइस, अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। आई डू नॉट अग्री डैश, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू, ठीक है। आई डू नॉट अग्री डैश यू। अब यू क्या है बेटा, एक पर्सन है, पर्सन के लिए ऑब्वियसली हम लोग क्या यूज़ करेंगे, विद,
कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। द मैनेजर अग्रीड डैश द रिकमेंडेशन सबमिटेड बाय द वर्किंग ग्रुप। मैनेजर ने जो भी वर्किंग ग्रुप ने रिकमेंडेशन दिया, मैनेजर उस पर अग्री करता था, मतलब किसी और की एक्शन पर अग्री कर रहा था। किसी और के एक्शन पर अग्री करना मतलब अग्री टू। ऑल राइट, नेक्स्ट वन, ऑल पार्टीज अग्रीड डैश प्लान्स टू एक्सपैंड द सेंटर। सभी की सभी पार्टीज सहमति दे रही थी, सभी की सभी पार्टीज अग्री थी कि सेंटर को एक्सपैंड किया जाए, मतलब सबकी अग्रीनेस एज एन सब इस चीज़ पर सहमत थे एज एन हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपसी सहमति, सबकी आपसी सहमति से, जैसे बिग बॉस में बोला जाता था आपसी सहमति के साथ इस कंक्लूजन पर आइए। बिल्कुल वैसे ही ऑल पार्टीज अग्रीड ऑन प्लान्स टू एक्सपैंड द सेंटर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अग्री विद, अग्री टू एंड अग्री ऑन। आई होप इसके बाद आपको इसमें कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है गाइज, चलिए अब कुछ और फिक्स प्रेपोजिशंस देखेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पहले हम लोग समझेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफर विद एंड डिफर फ्रॉम। हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं डिफर फ्रॉम, डिफर विद जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग रहता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो डिफर विद यानी कि मैंने आप लोगों को बताया जब भी विद होगा तो आप लोग के साथ जनरली जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट जो वर्ड होगा, नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो कौन होगा, जनरली अ नाउन और अ प्रोनाउन रेफरिंग टू अ पर्सन। ठीक है गाइस, तो डिफर विद किसके लिए लगेगा, जब आप किसी पर्सन से डिफर करते हो। ठीक है, पर्सन से आप डिफर करते हो, पर्सन से आप सोच में डिफर करते हो, व्यूज़ में डिफर करते हो, उस वक्त आप लोग डिफर विद यूज़ करोगे। ठीक है, डिफर फ्रॉम हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब भी किसी चीज़ में डिफरेंस हो या किसी ना किसी चीज़ में आप लोग किसी ना किसी तरह के आई कैन से ओपिनियन में या समथिंग, एनीथिंग इट कैन बी एक्सेप्ट पर्सन, आप उसमें डिफर करते हो। तो एग्जाम्पल से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा। आई डिफर डैश हिम ऑन द व्यूज़ ऑफ लाइफ। अब देखो नेक्स्ट वर्ड जो है वो आपको क्या दिया गया है, हिम यानी कि एक पर्सन, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। मैंने आप लोगों को प्रोनाउंस पढ़ाए थे, आई होप आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पर्सन है तो विद का यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द कलर ऑफ माई ड्रेस डिफर्स डैश योर्स। अब यहाँ पर दिया है तुम्हारी ड्रेस से, योर्स का मतलब मेरी ड्रेस का कलर तुम्हारी ड्रेस के कलर से डिफरेंट है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिफर्स फ्रॉम। ऑल राइट गाइज, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डिफर विद एंड डिफर फ्रॉम। लेकिन अगर आप लोगों को वर्ड दिया होगा डिफरेंट ना कि डिफर, ठीक है, डिफरेंट दिया होगा तो डिफरेंट के बाद आप लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ फ्रॉम का यूज़ करते हो, डिफरेंट के बाद आप लोग विद का यूज़ नहीं करते, आप लोग विद का यूज़ करते हो सिर्फ डिफर और डिफर्स के साथ। ठीक है गाइस, आगे आ जाते हैं, डील इन डील विद। हम लोग डील इन भी यूज़ करते हैं, डील विद भी यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, डील इन जब हम किसी से पूछते हैं तुम क्या करते हो, तुम किस में डील करते हो, तुम किस बिजनेस में डील करते हो, तो जब आप किसी से किसी का ट्रेड बिजनेस इसके बारे में बात कर रहे हो तो डील इन कि वो किस में डील करते हैं, ठीक है, क्या काम करते हैं, किस में डीलिंग करते हैं, उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डील इन। अब डील विद की बात आ जाए, विद अगेन, तो डील मतलब किसी पर्सन से डील करना या फिर किसी ना किसी तरह के मैटर कंडीशन से डील करना। ठीक है, डील विद अ पर्सन, डील विद अ मैटर, डील विद अ सिचुएशन, डील विद अ कंडीशन, उसके लिए हम लोग डील विद का यूज़ करते हैं। और जब हम ट्रेड की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं कि आप किस में डील करते हो, उस वक्त हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डील इन का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। माई फ्रेंड डील्स डैश क्लोथ्स, मेरा फ्रेंड्स क्लोथ्स में डील करता है, मतलब उसका बिजनेस किस में है, क्लोथिंग में, तो ऑब्वियसली वी विल यूज डील in, right? Deal with, you must learn how to deal dash customers, तुम्हें सीखना चाहिए कि कस्टमर्स के साथ कैसे डील करना है। ऑब्वियसली क्या यूज़ करेंगे हम लोग, डील with, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, कस्टमर्स। गेट इट गाइज, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं, डिस्गस्ट विद, डिस्गस्ट एट। अब पहले तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है। हम लोग बोलते हैं ना ये डिस्गस्टिंग है, फीलिंग ऑफ डिस्गस्ट मतलब कुछ ऐसा जिसे देखकर हम लोगों को एक काइंड ऑफ अप्रूवल फीलिंग ना आए, अ फीलिंग ऑफ डिसअप्रूवल, जिससे हम लोग देखकर या सुनकर डिसअट्रैक्टेड फील करें, टर्न ऑफ फील करें, अच्छा ना लगे, डिस्गस्टिंग, उसे हम लोग कहते हैं डिस्गस्ट। ठीक है, नाउ व्हाट डज द इट मीन जब हम लोग यूज़ करेंगे डिस्कस्ड विद और डिस्कस्ड एट। डिस्कस्ड विद गाइस, विद है जैसे मैंने बताया, पर्सन तो ज़रूर होगा, डिस्कस्ड विद मतलब डिस्कस्ड विद द पर्सन और विद लाइफ। ऑलराइट, उसके बाद डिस्कस्ड एट, आप लोग डिस्कस्ड एट तब यूज़ करते हो जब आप किसी के एक्शन को देखकर आप लोग डिस्गस्टेड फील करते हो। डिस्गस्टेड एज एन काइंड ऑफ अनअट्रैक्टेड रिपल्सिव फील करते हो। डिस्गस्ट का मीनिंग क्या होता है, फीलिंग ऑफ रिपल्सिव, मतलब रिपल्सिवनेस, अट्रैक्ट फील ना करना, उसे हम लोग डिस्गस्ट कहते हैं। ठीक है, तो डिस्गस्ट एट हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब आपको ऐसा फीलिंग किसी के एक्शन पर आता है तो।
चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। बीइंग स्पिरिचुअल ही इज डिस्गस्टेड डैश द मटेरियल्स ऑफ लाइफ। वो मटेरियल्स ऑफ लाइफ से डिसअट्रैक्ट हो चुका था बिकॉज ही वॉज अ स्पिरिचुअल, यही बोला गया है। तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग? डिस्कस्ड विद, क्योंकि हम लोगों ने देखा पर्सन और लाइफ के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं? विद। उसके बाद एवरीवन फेल्ट डिस्गस्टेड डैश हिज जोक्स। उसके जोक्स पर हर किसी को डिस्गस्टेड फील हो रहा था उसके जोक्स पर, यानी कि उसके एक्शन पर। तो एक्शन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं गाइस? डिस्गस्टेड एट। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है गाइस, बहुत आसान है, बस एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आना चाहिए और किसके साथ कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन कब लगेगी हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हो प्रॉपरली। अगर आप लोग नोट्स बना लेंगे तो आप लोगों को रिवीजन में हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, वेरी कॉमन फिक्स प्रीपोजिशन, आई गेस आपको पता भी होगा। डाई ऑफ, डाई फ्रॉम, डाई ऑफ भी बोलते हैं हम लोग, डाई फ्रॉम भी बोलते हैं। ठीक है, अब डाई ऑफ का मतलब क्या होता है? हम लोग अक्सर डाई ऑफ तब यूज़ करते हैं जब डेथ काइंड ऑफ नेचुरल होता है। नेचुरल एज इन किसी डिजीज़ की वजह से डेथ होना, किसी भी बीमारी की वजह से डेथ होना, भूख से डेथ होना, भूख से मर जाना, प्यास से मर जाना या दुख से मर जाना, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? डाई ऑफ। ठीक है, तो जब डेथ इन रीजंस की वजह से होती है उस वक्त हम लोग डाई के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, वो है ऑफ। ठीक है, डाई फ्रॉम, डाई के साथ हम लोग फ्रॉम भी लगाते हैं जब भी डेथ नेचुरल नहीं है, किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, किसी भी तरह की चोट लगने की वजह से, किसी भी तरह की इंजरी की वजह से जब डेथ होता है उस वक्त हम लोग डाई फ्रॉम यूज़ करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उस वक्त डाई इन यूज़ करते हैं। बेटा डाई इन गलत है, इंग्लिश में ग्रामेटिकली गलत है। ठीक है, अक्सर हम लोग डाई फॉर भी यूज़ करते हैं, राइट। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, तो जब डाइड फॉर यूज़ करते हैं उसका मतलब होता है किसी के लिए मर जाना। ठीक है, डाइड फॉर द पर्सन, डाइड फॉर द कंट्री, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाई फॉर। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। हिज ब्रदर डाइड डैश कैंसर, किसकी वजह से? कैंसर। कैंसर क्या है? एक इलनेस, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, उसके बाद माई फ्रेंड डाइड डैश एन एक्सीडेंट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे? इन। आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप लोग इन चूज़ करेंगे, लेकिन लेट मी टेल यू इन इनकरेक्ट है। आप लोग क्या चूज़ करेंगे? माई फ्रेंड डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट। किस वजह से? बेसिकली क्या बताने में यूज़ होते हैं? कॉज बताने में। ठीक है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? फ्रॉम का यूज़ करेंगे। और राइट गाइज, ठीक है, अब हम लोग आगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन समझते हैं। अब समझते हैं एंटर इनटू, एंटर ऑन और अपॉन में क्या डिफरेंस होता है। एंटर इनटू, बहुत बार आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो जब भी आप लोग एंटर इनटू का यूज़ करते हो किसी जगह पर एंटर होने के लिए। आई एंटर इनटू द रूम, आई एंटर इनटू द क्लासरूम, आई एंटर इनटू द हॉल। बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो बेटा किसी जगह पर एंटर होने के लिए जब आप एंटर के साथ इनटू लगाते हो। ऐसा क्यों नहीं किया जाता या इसमें गलती क्या है ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। उससे पहले हम लोग एंटर इनटू का मीनिंग समझते हैं। एंटर इनटू का मीनिंग क्या होता है? जब भी आप किसी एग्रीमेंट में, किसी अलायंस में, किसी मैटर में, सिचुएशन में, कंडीशन में एंटर करने की बात करते हो, किसी सिचुएशन में हिस्सा लेते हो, किसी मैटर में अपनी ओपिनियन देते हो, किसी एग्रीमेंट में एंट्री करते हो, एंट्री एज एन अपनी ओपिनियन देते हो, उस वक्त आप लोग क्या यूज़ करते हो? एंटर इनटू। ठीक है, किसी एग्रीमेंट, अलायंस, ओपिनियन, मैटर में एंट्री करना, इंटरफेयर करना, अपना ओपिनियन देना, उसके लिए यूज़ किया जाता है एंटर के साथ इनटू। प्लेस के लिए नहीं यूज़ किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ ऐसा लिख दूँ, I entered in or into the room। ठीक है, मैंने कुछ ऐसा सेंटेंस लिखा, आई एंटर्ड इन द रूम और आई एंटर्ड इनटू द रूम। अब क्या होना चाहिए सही? आई एंटर्ड इन द रूम सही होगा या आई एंटर्ड इनटू द रूम सही होगा? बेटा दोनों ही गलत होंगे। ना तो हम एंटर के साथ इन लगाएंगे, ना ही हम एंटर के साथ इनटू लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका मतलब क्या होता है? एक इंक्लोज्ड सरफेस में ऑलरेडी होना, हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था। इनटू का मतलब क्या होता है? आउटसाइड टू इनसाइड मोशन दिखाना, राइट। अब आप लोग बोलोगे आउटसाइड टू इनसाइड मोशन है तो हम एंटर इनटू ही बोलेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, एंटर का मतलब क्या होता है? एंटर का मतलब भी तो आउटसाइड टू इनसाइड का मोशन ही होता है। तो जब आप एंटर के साथ इनटू यूज़ करते हो, दो वर्ड्स ऐसे एंटर और इनटू जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम है, तो सेंटेंस सुपरफ्लॉस हो जाता है। सुपरफ्लॉस से कहने का मेरा मतलब क्या है कि सेंटेंस में वर्ड्स, दो वर्ड्स एक जैसे यूज़ हो जाते हैं जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो या तो आप यूज़ करोगे, आप लोग करेक्टली क्या यूज़ करोगे? आई
एंटर्ड द रूम, आई एंटर्ड इन द रूम और आई एंटर्ड इनटू द रूम गलत होगा जब भी हम किसी जगह पर एंटर करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फिजिकल प्लेस में एंटर करने के लिए हम लोग एंटर के साथ इन या इनटू नहीं लगाते, एंटर सिर्फ अकेला यूज़ किया जाता है। एंटर के साथ इनटू कब लगाया जाता है, जब किसी एग्रीमेंट में, किसी फैसले में एंटर होने की बात होती है तो, ठीक है। उसके बाद एंटर ऑन और अपॉन का मतलब क्या होता है, शुरुआत करना किसी चीज़ की, किसी चीज़ को प्रोग्रेस में लेने की कोशिश करना, अंडरटेक करना एज इन कंसिडरेशन में लेना, या फिर उसको शुरुआत करने की, पहले हम बोलते हैं ना कि उसने अपने बिजनेस में पहला कदम रखा है या एज इन उसकी शुरुआत की है, या कुछ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस वक्त हम लोग यूज़ करते हैं एंटर ऑन और एंटर अपॉन, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। इंडिया एंड अमेरिका एंटर डैश वेरियस एग्रीमेंट, वेरियस एग्रीमेंट्स में एंटर होने की बात हो रही है, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंटर्ड into various agreements. All right, next one, my brother has decided to enter dash the expansion program of his business, वो उसने डिसाइड किया है कि वो क्या किसकी शुरुआत करेगा, अपने बिजनेस की एक्सपेंशन प्रोग्राम की शुरुआत करेगा, अंडरटेक करेगा अपने बिजनेस का एक्सपेंशन, यही बोला गया है। तो क्या हम लोग यूज़ करते हैं, या तो अपॉन यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग ऑन का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही है। ऑल राइट, नेक्स्ट पे आते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कंसिस्ट इन, कंसिस्ट ऑफ, कंफ्यूजिंग और इंपॉर्टेंट। कंसिस्ट इन भी हम लोग यूज़ करते हैं, कंसिस्ट के साथ हम लोग ऑफ भी लगाते हैं, ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं जो कंसिस्ट के साथ लगाई जाती हैं। डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कंसिस्ट इन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ के बेस की बात करते हैं। बेस क्या, एज इन कि ये सिचुएशन का बेस ये है, ये इस पर डिपेंडेंट है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंसिस्ट इन का यूज़ करते हैं। आगे एग्जांपल्स करवाऊंगी, आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या सब चीज़ों को मिलाकर ये बना है। जैसे मैं बोलूँ दैट दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, या दिस लेटर कंसिस्ट ऑफ 50 वर्ड्स, इस लेटर में कितने वर्ड्स हैं, किससे बना है, ये 50 वर्ड से बना है, तो मतलब उसका फॉर्मेशन कितनी चीज़ को मिलाकर हुआ है। तो जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं, टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम, किस किस को मिलाकर बना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंसिस्ट ऑफ। अब एग्जाम्पल्स पर आओ, द बुक कंसिस्ट डैश 50 चैप्टर्स, इस बुक में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 50 चैप्टर्स हैं, किससे चैप्टर से बनी है, 50 चैप्टर से बनी है। टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम दैट मीन्स ऑफ, राइट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हैप्पीनेस कंसिस्ट डैश बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। हैप्पीनेस किस पर बेस्ड है, किस पर बेस करती है हैप्पीनेस, कि आपके पास जो कुछ भी है आप उससे खुश रहें, आप उससे सेटिस्फाइड रहें, इस पर आपकी हैप्पीनेस बेस करती है, इस पर आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है एज एन कंसिस्ट इन बीइंग सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। आई होप गाइज आपको कंसिस्ट इन एंड कंसिस्ट ऑफ का मीनिंग अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट रहे, कोई इशू नहीं है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। चलिए, गुड एट एंड गुड फॉर। अब यूजुअली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, गुड फॉर, है ना, या फिर हम लोग यूज़ करते हैं गुड इन। अब पहले ही बता दूं, गुड इन गलत है, गुड के साथ हम लोग इन नहीं लगाते, गुड के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, या तो गुड एट, गुड फॉर। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो, आप लोग डांसिंग में बहुत अच्छे हो, लेट्स से आप लोग इंग्लिश में बहुत अच्छे हो, लेट्स से आप लोग मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, फिजिक्स में बहुत अच्छे हो, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी और कोई चीज़ जिसमें आपका टैलेंट बहुत अच्छा है, उसके लिए हम लोग गुड इन का यूज़ नहीं करते गाइस। आप लोग कभी नहीं बोलोगे आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, I am good in physics, I am good in dancing, I am good in singing, गलत। I am good at dancing, I am good at singing, I am good at mathematics। जब आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, किसी चीज़ में अच्छे हो, उस वक्त क्या यूज़ करोगे, गुड एट। तो सेंटेंस 1 रीड कीजिए, क्या होना चाहिए आंसर, शी इज़ गुड एट डांसिंग। इन डांसिंग हम लोगों को साउंड अच्छा करता है, हम लोगों को बोलने में या सुनने में अच्छा लगता है, बट वो ग्रामेटिकली गलत है, तो आगे से ऐसी गलती नहीं करनी है। गुड फॉर मतलब बेनिफिशियल, बेनिफिशियल एज इन जो आपके लिए अच्छा है। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, बिल्कुल। तो गुड फॉर का मतलब जो आपके लिए अच्छा है, बेनिफिशियल है, जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। जैसे एक्सरसाइज इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ठीक है, बेनिफिशियल है आपके हेल्थ के लिए, तो दैट मीन्स गुड फॉर योर हेल्थ। अब आ जाते हैं, अगर मैं बोलूँ तुम डांसिंग में अच्छे हो, तुम सिंगिंग में अच्छे हो, भाई तुम मैथमेटिक्स में अच्छे हो, लेकिन अगर मुझे बोलना हो तुम किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हो, तब मैं क्या बोलूँगी, यू आर गुड एट नथिंग, नो। उस वक्त आपको हमेशा याद रखना है, आप लोग यूज़ करोगे गुड फॉर नथिंग,
ये आप लोगों को एक्सेप्शन यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। जब चीज़ों में अच्छे हो तो गुड एट, जब किसी भी चीज़ के लिए अच्छे नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग बोला जाता है ना, तो वही इसका मीनिंग है, यू आर गुड फॉर नथिंग, बेनिफिशियल। और जब किसी चीज़ में अच्छे नहीं हो तो गुड फॉर, ठीक है गाइस। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, इंक्वायर फॉर, इंक्वायर ऑफ। अब इंक्वायर का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना, है ना, इन्वेस्टिगेशन करना, पूछताछ करना। अब इंक्वायर के साथ हम लोग फॉर भी लगाते हैं। फॉर हम लोग कब लगाते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, हम किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंक्वायर फॉर। लेकिन जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछताछ करते हैं, जब हम किसी पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं, उस वक्त हम लोग क्या लगाते हैं, इंक्वायर ऑफ। अब एग्जाम्पल्स पर आइए और अपने आंसर्स गेस करना शुरू कीजिए। माई मदर हैज़ जस्ट गॉन टू इंक्वायर डैश द सप्लाई ऑफ राशंस। मेरी मदर राशंस की सप्लाई के बारे में पूछने गई है। राशंस की सप्लाई, घर का जो राशन होता है उसे हम लोग इंग्लिश में राशंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली किसी पर्सन के बारे में तो नहीं पूछ रहे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंक्वायर फॉर द सप्लाई ऑफ राशंस, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, द पुलिस इंक्वायर्ड डैश हिज नेबर्स टू नो वेयर ही वॉज। पुलिस किससे इंक्वायरी कर रही थी, किसको इंक्वायर कर रही थी, उसके नेबर्स को। किसके लिए, ये पता करने के लिए कि वो कहाँ पर है, यानी कि किसी पर्सन के बारे में इंक्वायरी हो रही है। अब जब किसी पर्सन के बारे में इंक्वायरी हो रही है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है गाइस। आई होप जितने भी फिक्स प्रेपोजिशंस आज हम लोगों ने किए हैं आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग करेंगे वो हम करेंगे ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशंस। कुछ सेंटेंसेस आप लोगों को ऐसे पूछे जाते हैं एरर डिटेक्शन में या इम्प्रूवमेंट में, और ऐसे वर्ब्स दिए जाते हैं, ऐसे वर्ड्स दिए जाते हैं, ऐसे वर्ब्स दिए जाते हैं जिनके बाद कोई भी प्रेपोजिशन यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कुछ कॉमन एरर्स जो प्रेपोजिशन के बेसिस पे हम लोग हमेशा करते हैं, ठीक है गाइस। फ्रेंड्स, आप लोग बोर्ड पर कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जो हैं वो देख सकते हो, राइट। कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस आप लोगों के लिए लिखे गए हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने को इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि दीज आर द कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस या फिक्स प्रेपोजिशंस हम लोग कह सकते हैं, जो आपको बहुत बार सेंटेंसेस में देखने को मिलेंगे। एंड जब भी आपको ये इस तरह के वर्ड सेंटेंसेस में देखने को मिलें तो आपको उनके साथ वही प्रेपोजिशंस यूज़ करनी है जो यहाँ पर लिखी गई हैं, एज दे आर फिक्स्ड। जैसे हम लोग देखें, कंप्लाई के बाद हम लोग हमेशा विद का यूज़ करते हैं, अधेयर के बाद हमेशा टू का यूज़ किया जाता है, अकॉर्डिंग टू, देन बिवेयर ऑफ, अवेयर ऑफ हमेशा ऑफ ही लगता है, ट्रियम्फ ओवर किसी चीज़ पर जीत हासिल करना ट्रियम्फ ओवर होता है, ठीक है। प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर्ड, ये मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव में भी बताया था। प्रेफर, प्रेफरेबल, प्रेफर्ड ऐसे वर्ड दिखें तो इनके बाद हमेशा एक फिक्स प्रेपोजिशन लगता है, दैट इज़ टू। सिमिलरली मैंने आपको सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर इस तरह के कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ाए थे, विच आर ऑलवेज फॉलोड बाय टू, राइट। इनके बाद भी हमेशा टू लगता है। एब्सटेन के बाद फ्रॉम लगता है, अबाइड के बाद बाय लगता है, अकाउंट के बाद फॉर लगता है, कन्फाइंड के बाद टू लगता है, कॉन्ट्रेरी के बाद टू, एलिजिबल के बाद फॉर, एस्केप के बाद फ्रॉम, इंडिस्पेंसिबल स्पेलिंग्स कंप्लीट नहीं है, इंडिस्पेंसिबल के बाद टू लगता है, इंडल्ज के बाद इन लगता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी इस तरह के वर्ड्स दिखे इनके बाद यही फिक्स प्रेपोजिशंस जो है वो यूज़ होंगी। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट इफ़ यू वांट, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रेपोजिशन चैप्टर, दैट इज ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन। आपको बहुत बार सेंटेंस में प्रेपोजिशन दिया जाता है और उन वर्ड्स के साथ दिया जाता है जिसके साथ उसकी ज़रूरत है ही नहीं। तो अब हम लोग वो वर्ड समझेंगे जिनके साथ हम लोग कभी भी किसी भी तरह का प्रेपोजिशन सेंटेंस में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन, फर्स्ट पॉइंट है वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन। वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन एज इन जो बातचीत करने के लिए बातचीत वाले एक्शंस जो वर्ड्स हमें बताते हैं, कम्युनिकेशन वाला एक्शन जो वर्ड्स हमें बताते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे टेल, टेल मतलब कहना, आस्क मतलब पूछना, एडवाइस मतलब किसी को सलाह देना, ठीक है। कमांड मतलब ऑर्डर करना, रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट करना किसी चीज़ की, ठीक है। बेग, ऑर्डर, अर्ज, ये सब क्या है, वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेशन के एक्शंस हम लोगों को एक्सप्रेस करते हैं, राइट। तो इनके बाद हम लोग कभी भी किसी भी तरह का प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते, ठीक है। इनमें से एक और वर्ड ऐड कर लीजिए, इन्फॉर्म्ड, ठीक है। एक और वर्ड ऐड कर लीजिए, इन्फॉर्म्ड। इनके बाद आपको कभी भी इन, ऑन, टू, बिटवीन, अमंग किसी भी तरह का कैसा भी प्रेपोजिशन दिखे, चाहे ही वो आपको सेंटेंस रीड करने में सही लग रहा होगा, नहीं लगेगा। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। आई इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, गलत। आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, इन्फॉर्म के बाद टू नहीं लगेगा, ठीक है। ही कमांडेड टू मी टू ओपन द डोर,
देखने में ही हम लोगों को गलत लग रहा है। ही कमांडेड मी टू ओपन द डोर, कमांडेड के बाद टू प्रेपोजिशन नहीं आएगा, इन्फॉर्म्ड के बाद टू प्रेपोजिशन नहीं आएगा, तो रीड करने में ही समझ में आता है। वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन के साथ हम लोग टू, ऑन, इन बिटवीन नहीं लगाते। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अब कुछ वर्ड्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, वर्ड्स रीड करिए मेरे साथ। स्ट्रेस, एम्फसाइज, इन्वेस्टिगेट, रिजेंबल्स, कंप्राइज, accompany, कंसीडर, परवेड, सक्सीड एट्सेट्रा। ये जितने भी वर्ड्स आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहे हैं गाइस, इनके बाद भी किसी भी तरह का कैसा भी प्रेपोजिशन आपको दिखे, चाहे ही सेंटेंस रीड करने में सही लग रहा हो, नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग रीड करते हैं, एरर हम लोग रीड करते हैं और आपको फाइंड करना है इफ देयर इज एनी एरर इन द सेंटेंस। द सेंट एम्फसाइज्ड ऑन द नीड ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ। सेंट ने किस चीज़ पर फोकस डाला, किस चीज़ पर स्ट्रेस डाला? इंपॉर्टेंस ऑफ या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ, नीड ऑफ डिसिप्लिन इन आवर लाइफ्स, यही बोला गया है। अब यहाँ पर एम्फसाइज के बाद हमारे साथ क्या यूज़ किया गया है बेटा? ऑन का यूज़ किया गया है। जब हमने सेंटेंस रीड करा हम लोगों को सही लगा कि एम्फसाइज होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग एम्फसाइज के साथ ऑन का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एम्फसाइज करने का मतलब ही, एम्फसाइज्ड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर फोकस डालना, किसी चीज़ पर स्ट्रेस डालना। तो उसके लिए हम लोगों को एक प्रेपोजिशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि एम्फसाइज्ड ऑन व्हाट, नहीं ज़रूरत है। बोलने में सही लगता है लेकिन गलत है। तो इन वर्ड्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, पेन डाउन कर लो, कुछ भी करके इन वर्ड्स को नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, सो या इसी के साथ खत्म होता है हमारा प्रेपोजिशन का चैप्टर। बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या जो सेंटेंस मैंने आपको दिया है वो सही है। अगर सही है तो येस सही है लिख दीजिए, अगर गलत है तो बताइए गलत है और क्यों गलत है, उसका रीज़न भी आप लोगों को देना है। ठीक है, एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। लेट्स से चलो दो सेंटेंसेस मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आई कॉन्ग्रेचुलेट him for his success। ठीक है, I congratulate him for his success, sentence number 1। sentence number 2, she is married with my cousin। ठीक है, शी इज़ मैरिड विद माई कज़न। अब ये दो सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिए हैं। ठीक है, आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये सेंटेंसेस सही है या गलत। सही है तो लिख दीजिए मैम सेंटेंसेस राइट है, अगर गलत है तो रीज़न भी बताइए कि क्या करेक्शन होना चाहिए, क्यों गलत है। ठीक है, तो ये है आप लोगों का होमवर्क बेटा। ऑल राइट, सो इसी के साथ हम खत्म करेंगे प्रेपोजिशंस का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर से मिलेंगे विद सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट द कंप्लीट कोर्स ऑफ जेके बैंक फॉर क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, या फिर आपको सेपरेटली क्वांट्स का कोर्स चाहिए, सेपरेटली आपको रीजनिंग का कोर्स चाहिए, या सेपरेटली आपको इंग्लिश का कोर्स चाहिए, तो डाउनलोड कीजिए जेके एग्जाम क्रैकर ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसमें आप लोगों को कोर्सेज मिलेंगे बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में, स्पेशली डिजाइन फॉर जेके बैंक। ऑल राइट गाइज, सो या गुड लक, गुड बाय।